हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएएस की जो हम सीरीज चल रही है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और धारणीय विकास वाले चैप्टर में तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पहली दो क्लास हम ले चुके हैं, तो उन दो क्लासों को देखें, उसके बाद ये तीसरी क्लास है। तो देखिए, लास्ट जब क्लास हुई थी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और कमेंट करके आपको ये आंसर बताना था कि संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का अधिकार निहित है, यानी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें पर्यावरण को अधिकार के रूप में बताया गया है। तो उसका राइट आंसर है डी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार, तो इसके अंतर्गत पर्यावरण के अधिकार को बताया गया है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें। चलिए, हम तीसरी क्लास ले रहे हैं इस चैप्टर की, तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि भाई प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं हैं। यानी आप देख रहे हो कि भाई प्रकृति के जो संसाधन है उनका लगातार जो यूज किया जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में ये अगर यूज होगा तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे खनन, तो खनन के क्षेत्र में अवैध खनन से भूक्षरण होगा, यानी भूमि का जो है टूटना शुरू हो जाता है, जल स्तर में गिरावट आती है और प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। तो खनन के क्षेत्र में यदि अवैध खनन किया जाएगा तो उससे मिट्टी के कटाव की समस्याएं, जल स्तर में गिरावट और प्रदूषण की समस्याएं बनी रहती हैं। वनों की कटाई, तो देखिए वनों की कटाई के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैव विविधता में कमी आती है, यानी जीवों की जो विविधता है उसमें कमी आएगी। भाई सीधी सी बात है, वन खत्म हो जाएंगे तो उसमें रहने वाले जीव भी खत्म हो जाएंगे, औषधियां भी खत्म होंगी, लकड़ी भी कम होगी। आदिवासियों के विस्थापन की समस्या बनती है। तो किसी जंगल में अगर कोई आदिवासी जनजाति रह रही है और उस जंगल को काट दिया जाए तो उसके विस्थापन की भी समस्या बन जाएगी। जल प्रदूषण के बारे में बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट से नदी, झीलें और तालाब जो है वो दूषित होते हैं। और यदि दूषित जल का उपयोग कोई भी जीव करता है या पेड़ पौधों को दूषित जल दिया जाता है तो उसके दुष्प्रभाव भी हमें दिखाई पड़ते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो वाहन, उद्योग, कृषि पराली जलाने से वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो इनका समाधान एक ही है कि कठोर कानून लगाना चाहिए, जन सहभागिता यानी कि और सतत नीति का निर्माण करना चाहिए। सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई अगर हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो उसके नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई पड़ेंगे। और इस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमें कानून, सरकार जो है वो कानून बनाती है और जन सहभागिता का उपयोग करती है सरकार। अब हम बात करें कि भाई भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में और उस योजना का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली योजना है कैंपा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2016 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैंपा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वनों की क्षतिपूर्ति हेतु धन, यानी वनों की क्षतिपूर्ति के लिए जो सरकार धन उपलब्ध कराती है कि इतने पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, दोबारा से वन को क्या है, उगाना है। कैंपा योजना की फुल फॉर्म है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसको कैंपा योजना को पूरे नाम से जानते हैं कि भाई दोबारा से वन लगाने के लिए सरकार जिस धन की व्यवस्था करती है उसको कैंपा योजना के अंतर्गत रखा जाता है। ये कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई है 2016 में। अगला प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में नमामि गंगे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है। नमामि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो गंगा नदी के संरक्षण के लिए चलाया गया है। यानी गंगा नदी को प्राकृतिक रूप से स्वच्छ बनाया जाए, शुद्ध बनाया जाए, तो उसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है वो है नमामि गंगे कार्यक्रम। तीसरा है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया गया है। यानी कि जन पानी संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में जल शक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया है और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगे हम बात करें ग्रीन इंडिया मिशन। तो देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन वनों के पुनरुत्थान और हरियाली को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को चलाया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए और जीव जंतु को बचाने के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता मिशन चलाया गया है। हर घर जल योजना,
जल जीवन मिशन, इसको किस नाम से जाना गया है? जल जीवन मिशन। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई है उसका नाम है हर घर जल योजना, जिसको जल जीवन मिशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि नई राष्ट्रीय हरित पहलें, रीसेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स, यानी कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय रूप से नई पहल सरकार के द्वारा कौन सी चलाई जा रही है? जैसे लाइफ मिशन कब शुरू किया गया है? 2022 में। देखिए एक करंट का क्वेश्चन भी ये है कि लाइफ मिशन जो है कब शुरू किया गया है? 2022 में। जीवन शैली में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव लाना ही क्या कहलाता है? लाइफ मिशन कहलाता है। यानी लोगों को इसलिए जागरूक किया जा रहा है, इस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है कि हम पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के लिए अपने जीवन शैली को हम कैसे बदलें, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें और पर्यावरण का भी हम संरक्षण कर सकें। कैच द रेन कैंपेन, यानी वर्षा जल के संचयन को बढ़ाने के लिए। देखिए रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां पर पानी की कमी होती है, तो बरसात में पानी को इकट्ठा करना, संचय करने के लिए जिस योजना को चलाया जा रहा है उस योजना का नाम है कैच द रेन कैंपेन। नेक्स्ट हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लागू किया गया है, इसे शुरू किया गया है 2023 में। स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को चलाया गया 2023 में। और देखिए हाइड्रोजन जो ईंधन है उसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इससे गाड़ियां भी चलने लगे, तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लागू किया गया है। अब हम बात करें न्यायपालिका और संसाधन संरक्षण। देखिए भारत की न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा संसाधनों के संरक्षण को मजबूती दी है। यानी न केवल सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, बल्कि न्यायपालिका भी इस दिशा में कार्य करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है और पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। अगर हम कुछ मामलों की बात करें तो MC मेहता बनाम भारत सरकार गंगा पॉल्यूशन केस, इसको गंगा पॉल्यूशन केस के नाम से जाना जाता है। इसमें यह फैसला दिया गया था कि उद्योगों को गंगा प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए गए थे। उद्योगों का जो गंदा पानी था, कचरा था, जो गंगा नदी में डाल दिया जाता था, तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि उद्योगों के गंदे पानी को, गंदे कचरे को गंगा नदी में नहीं डाला जाएगा। वेलोर सिटीजन फोरम बनाम भारत सरकार 1996 का ये केस है। इसमें धारणीय विकास सिद्धांत को मौलिक बताया। धारणीय विकास सिद्धांत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी विकास इस तरह से किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। तो इस पर निर्णय दिया गया न्यायालय के द्वारा। TN गोदावरम और थिरुमुल पद केस, इसमें अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया। TN गोदावरम थिरुमुलपद केस में अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए न्यायालय ने क्या दिया था? निर्णय दिया था। तो हम ये देख सकते हैं कि न्यायालय भी इस दिशा में कदम उठाता है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि संसाधनों के संरक्षण में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ाया गया है। यानी कि न केवल सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र भी क्या है, पर्यावरण के संरक्षण में आजकल ध्यान दे रहा है और वह अपनी सहभागिता को बढ़ा रहा है। ग्रीन सप्लाई चेन प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन और वितरण। देखिए ग्रीन सप्लाई चेन प्रबंधन का मतलब ये है कि भाई पर्यावरण के अनुकूलतम उत्पादों को बनाया जाए और उसको उसी तरीके से वितरण किया जाए कि जिससे कि कोई भी चीज जो है वो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। देखो आप देख रहे होंगे कि फ्रिज हैं और आजकल जो ऐसी मशीनें हैं जो पहले पर्यावरण का प्रदूषण, या फिर बाइक उद्योगों की जो बाइक्स हैं वो इस तरह से इंजन बनाए जा रहे हैं कि कम से कम धुआं फेंके। फ्रिज को इस तरह से बनाया जा रहा है कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करे, जिससे कि पर्यावरण का प्रदूषण ना हो। तो पर्यावरण के अनुकूलतम उत्पादों को बनाया जा रहा है और उनका वितरण भी अनुकूलतम किया जा रहा है। इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि पेड़ पौधों की भी उचित व्यवस्था हो और छोटे छोटे पौधे लगाए जा सके, ग्रीन बिल्डिंग के रूप में उनको विकसित किया जा रहा है।
तो निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं डिजिटल तकनीकी और संसाधन संरक्षण। देखिए, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से संसाधनों की मैपिंग की जाती है और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से संसाधन है और उनके संरक्षण पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए। कहाँ पहले ज़्यादा संसाधन था, अब नहीं है, तो वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन कैसे किया जा सकता है। इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स जल स्तर, प्रदूषण निगरानी और शिकायत प्रबंधन में मोबाइल ऐप्स जो है वो काम आते हैं। तो आप देखते होंगे कि भाई हमारे मोबाइल में जो बहुत सारे ऐप हैं, वो प्रदूषण के बारे में बताते हैं, जल स्तर के बारे में बताते हैं और शिकायतों के प्रबंधन के बारे में बताते हैं कि हम मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी शिकायत की जा सकती है मोबाइल ऐप के माध्यम से। और आईओटी सेंसर्स उद्योगों में जल और ऊर्जा के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए आईओटी सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा विश्लेषण से संसाधनों के प्रबंधन की रणनीति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। तो डिजिटल गवर्नेंस और सतत संसाधन उपयोग से हम स्मार्ट और हरित भारत को बना सकते हैं। यानी हम हमें स्मार्ट और हरित भारत बनाना है, तो हमें डिजिटल गवर्नेंस और सतत संसाधनों के उपयोग से हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो भारत को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात है पेरिस जलवायु समझौता। ये कब आया? 2015 में। पेरिस जलवायु समझौता कब आया? 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान वृद्धि को सीमित करना। उद्देश्य क्या है इसका? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान वृद्धि को सीमित करना। भारत ने एनडीसीएस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत की है। तो भारत ने कुछ अपने ऐसे नियमों की एक सूची प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो तापमान वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यूएन सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस। आप देखते होंगे करंट अफेयर्स में भी पूछते हैं कि सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से निर्धारित किए गए, किन को प्राप्त कर लिया गया है, किन को प्राप्त करना है, कब तक करना है। तो कुल लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। तो यूएन के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? कुल 17 हैं, जिनमें जल, भूमि और ऊर्जा संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। यानी कि संसाधनों का उपयोग उस तरीके से किया जाए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे। बॉन सम्मेलन और RED+। वनों के संरक्षण हेतु विकासशील देशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और भारत रेड प्लस में क्या है? भागीदार है। REDD+ में भी क्या है? भागीदार है, जिसमें जो वनों का संरक्षण है वो किया जाएगा और भारत सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत में 24.7% से भी अधिक क्या है? वनीकरण हो चुका है और ये भारत सरकार द्वारा लगातार वन संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के कारण ही हुआ है। अब हम बात करें, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किस बात से संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल कब किया गया था? 1997 में। ये ईयर भी पूछी जाती है। और क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। तो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल पर क्या किया गया था? समझौता किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किस बात से संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। तो वह ओजोन अपक्षय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 100+ देशों का समूह बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, जिससे कि भाई हम प्राकृतिक जो संसाधनों पर निर्भरता हमारी जो बढ़ गई है उसको कम किया जा सके और हम प्रकृति को न के बराबर नुकसान पहुंचाते हुए हम आगे अपने बढ़े। नेक्स्ट हम बात करें संधि और संगठन के बारे में। यूनाइटेड नेशन यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करता है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करता है, जलवायु परिवर्तन के उपाय के बारे में बात करता है। अगले हम बात करें पेरिस समझौता। पेरिस समझौता भी मैंने आपको बताया था। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए पेरिस समझौता किया गया 2015 में। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कार्य करता है। UNCCD IPCC जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है। IPCC
अब हम बात करें राजस्थान में संसाधन संरक्षण की पहल। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत गाँव को जल स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य रखा गया है कि गाँव को इस तरह से योग्य बनाया जाए कि वह अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति अपने गाँव से ही कर सकें। राजस्थान हरित मिशन वनों की बहाली यानी वनों को बढ़ाने के लिए राजस्थान हरित मिशन चलाया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर, कादरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट रेगिस्तानी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। यह शुष्क क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी है राजस्थान में? नाड़ी, टांका, जोहड़ और कुंड। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कौन कौन सी जल संरक्षण की तकनीक प्रचलित है। तो उनमें जोड़ा बना के दे सकता है। तो नाड़ी, टांका, जोहड़ और कुंड। थार मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। थार मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व जो है वो जैव विविधता के संरक्षण में कार्य करता है। अब देखिए स्टूडेंट के लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है। जैसे भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? 21.7%। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2023 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत का जो वन क्षेत्र है वो 21.7। देखिए 24% से अधिक हो गया है वन, लेकिन ये डाटा जो है वो एफएसआई की रिपोर्ट के आधार पर है, तो इसलिए इसको आप ज्यादा मान्य करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। खूब पूछा जाता है एग्जाम में। कैंपा अधिनियम कब आया? 2016 में। कब आया? 2016 में। यूनेप का मुख्यालय कौन सा है? यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। यूनेप की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं NAPCC के अंतर्गत। राजस्थान में सबसे अधिक वनीकरणीय क्षेत्र कौन कौन से? उदयपुर और सिरोही में। यानी दो जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन है। कौन कौन से हैं? उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट हम बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम अभी बताया था 1980 में। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में की गई है। कैंपा का पूरा नाम क्या है? कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई है? 1990 में। ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1990। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत कितना है? 21.7%। किसके अकॉर्डिंग है? एफएसआई 2023 के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस सेशन को खत्म करते हैं। कमेंट करके आपको इसको आंसर देना है कि किस समझौते में यह तय किया गया कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखा जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल, कैंपा योजना, बॉन सम्मेलन और पेरिस समझौता। तो इसको कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट साइंस और टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे हम सारी आपकी जो क्वेरी है उनको समाधान करें। कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।